अमित शाह इस समय फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनको जहां भी मौका मिल रहा है पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी बिल का जो रिप्लाई एज ए मिनिस्टर दे रहे हो या किसी चर्चा में भाग ले रहे हो या जो बजट सेशन में जहां जहां भी एज ए मिनिस्टर उनको इंटरवीन करना होता है, जहां भी मौका मिल रहा है वो अपोजिशन को चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं और प्रहार कर रहे हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 पर आपका स्वागत है। तो आज जो लेटेस्ट जो पार्लियामेंट का डेवलपमेंट है, अमित शाह लोकसभा में जवाब दे रहे थे। जो नया बिल लेकर आई है भारत सरकार, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, जो कि आज लोकसभा में पास हो गया, उस चर्चा का जवाब अमित शाह दे रहे थे। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, खासकर हेडलाइन जो बनी है वो है कि भारत एक धर्मशाला नहीं है। भारत में कोई भी आकर ऐसे ही ओवर स्टे नहीं कर सकता। जो भी विदेशी लोग भारत में आएंगे उनको भारत के कानून का सख्ती से पालन करना होगा। जो भारत की जो पासपोर्ट एक्ट जो पहले चल रहा था 1920 का, जो उसको बोलते हैं कि कुछ चार जो ऐसे बिल थे जो पुराने, जिनको ये जो नया बिल आज जो लोकसभा में पास हुआ है, फॉरेनर जो इमिग्रेंट एंड फॉरेनर्स बिल 2025, ये द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन करियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, ये सब चार जो जो बिल्स थे, जो एक्ट थे, उनको खत्म करके एक नया जो आज जो लोकसभा में पास हुआ है वो बिल अब राज्यसभा में जाएगा, फिर वो कानून बनेगा। तो आज मैं बिल से ज्यादा ये चर्चा कर रहा हूं कि अमित शाह ने क्या क्या बोला। अमित शाह ने, जैसा मैंने कहा, ये बोला कि भारत एक धर्मशाला नहीं है। और जब ये बात हुई तो खास उन्होंने टीएमसी को टारगेट किया, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से हमेशा ये महसूस किया गया है कि जो बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है वहां पर पूरी तरह फेंसिंग लग नहीं पाई है अब तक। तो आज अमित शाह ने खुलकर बताया, आंकड़ों के साथ बताया कि कितनी फेंसिंग हो चुकी है, कितनी बाकी है। तो शायद उन्होंने कहा कि अभी भी 450 या कुछ ऐसा किलोमीटर बाकी है जहां फेंसिंग होना बाकी है। और वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो टीएमसी की सरकार है, बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, वो जमीन नहीं दे रही। उन्होंने खासकर जो टीएमसी के एमपी सौगत राय को टारगेट करके बोला कि आप ममता बनर्जी को बोले वो हमको जमीन दे तो हम वो भी फेंसिंग पूरी कर देंगे। हालांकि इसके बाद भी लगभग 112 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो टेरेन है, जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ नदी है, पहाड़ है, नाले हैं, वहां पर फेंसिंग इम्पॉसिबल है। तो अमित शाह ने ये जरूर कहा कि हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, अगर टीएमसी की सरकार जमीन देती है तो ये जो 450 किलोमीटर का है वो भी जल्दी पूरा कर देंगे, और बाकी जो 112 किलोमीटर जहां नहीं हो पाएगी फेंसिंग उसका भी कुछ पक्का इंतजाम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी बांग्लादेश से आते हैं या रोहिंग्या आते हैं वो बंगाल में ही क्यों आते हैं, बंगाल की सरकार उनको आधार कार्ड बनवाने में, पहचान पत्र बनवाने में, राशन कार्ड बनवाने में मदद करती है। उनको उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिया, अच्छा 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनको वहाँ से, और फिर उसके बाद वो दिल्ली आते हैं। तो उन्होंने ये खुलकर कहा कि हम पर आरोप ये लगता है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी वो दिल्ली कैसे आ गए। तो मैं आज बताता हूँ दिल्ली कैसे आए। दिल्ली बंगाल में घुसते हैं, बंगाल की सरकार उनकी मदद करती है, उनको डॉक्यूमेंट देती है, फिर वो दिल्ली आते हैं, फिर हम पर इल्जाम लगता है कि दिल्ली कैसे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टीएमसी की सरकार है उस पर एक सीधा सीधा इल्जाम लगाया, और ये भी बताया कि फेंसिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो ये एक तो बहुत बड़ा जो उन्होंने टीएमसी की सरकार पर इल्जाम लगाया। प्लस इसके साथ साथ ये भी कहा, उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला कि ये कुछ दिनों की बात है, 2026 में जब बंगाल में इलेक्शन होंगे तो आप मानकर चलिए, विश्वास रखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, लोटस ब्लूम करने वाला है, कमल खिलने वाला है। उसके बाद ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठिए, रोहिंग्याज बंगाल में एंट्री बंद होगी, और ये भाजपा का वादा है। तो उस जिस तरह से अमित शाह ने लगातार 1 या 2 दिन में दूसरी बार ऐसा बोला है, इससे पहले कल या परसों में राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने
शायद उनके कोई एमपी है साकेत घोंसले, उनको जवाब देते हुए बोला था कि जो बंगाल में भी शायद आयुष्मान भारत, हाँ मुझे याद है, आयुष्मान भारत योजना के लिए बोला कि पहले दिल्ली में भी नहीं थी, दिल्ली में अब हमारी सरकार आ गई है, और जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पहली कैबिनेट में लागू कर दी है, और अब पूरे देश में सिर्फ बंगाल ऐसा है जहां पे आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। लेकिन आप 2026 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम आयुष्मान योजना लागू करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही, तो ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा बोला है उन्होंने कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो ये दिखाता है कि अमित शाह का टारगेट बंगाल, दिल्ली के बाद सीधा बंगाल होने जा रहा है। और अब जब बंगाल में इलेक्शन होंगे तब देखना होगा कि ममता बनर्जी अपना किला बचा पाती है या भाजपा उसमें कितनी सेंधमारी करती है। हालांकि उसमें अभी समय है, 1.5-2 साल का समय, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो तीसरी बात, जब मैंने कहा कि साकेत घोंसले जो कि बंगाल से बीजेपी टीएमसी के एमपी, उन्होंने कुछ शायद अमित शाह को ये बोला कि आप डर गए हैं मुझसे या डर के चुप बैठे हैं, तब उन्होंने गुस्से में कहा अमित शाह ने कि मैं डरा नहीं हूँ, मैं आपकी कृपा से एमपी ने एमएलए या एमपी नहीं बना हूँ, 7 बार चुन के आया हूँ। आप उनको सीधा सीधा आईना दिखाया कि साकेत घोंसले आपकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या है, आपकी किसी की कृपा से एमपी बने हो, मैं चुनकर आया हूँ, 7 बार चुनकर आया हूँ, एमपी बना हूँ और विधानसभा में विधायक बना हूँ, मिनिस्टर हूँ गुजरात सरकार में। तो उन्होंने उसको सीधा सीधा टारगेट करके उसका जवाब दिया। और उसके बाद उस पर जब जो सहकारिता मंत्री की हैसियत से एक बिल पर जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी टारगेट किया। जो राजीव गांधी फाउंडेशन और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो नमो केयर फंड है, उसके बीच में तुलना करते हुए अपोजिशन ने कहा था कि नमो केयर फंड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार है। तब उसका जवाब देते हुए फैक्ट्स के साथ अमित शाह ने सीधे सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष जो मनमोहन सिंह के समय या यूपीए के समय या कांग्रेस के समय था, उसमें उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी का पूरा कंट्रोल था। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का क्या मतलब सरकारी फंड में पैसा कैसे आता जाता, कौन खर्च करता था, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और वो सब चलता रहा। हमने जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय ये जो नमो केयर फंड बनाया है, उसका कंट्रोल ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, एक ट्रस्ट बनाया, वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पैसा खर्च होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, जैसे वैक्सीन में खर्च हुआ, गरीबों के लिए अनाज के लिए खर्च हुआ, और बहुत सी चीज़ें बताई, ये सारा पैसा। लेकिन ये जो कोविड के दौरान जो नमो केयर फंड बना, उसका कंट्रोल एक ट्रस्ट के हाथ में है, और उसमें जो मिनिस्टर्स हैं या प्रधानमंत्री हैं या होम मिनिस्टर्स हैं या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या 2 और मंत्री हैं, ये सब मिनिस्टर्स हैं, पद हैं, ना कि व्यक्ति। तो आज हम हैं, कल आप सरकार में आएंगे तो आप भी उस के जो फंड है उसके कंट्रोल में होंगे, ना कि किसी प्राइवेट पार्टी या इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। तो उन्होंने सीधा सीधा तुलना करके बताया, और उन्होंने ये भी कहा हालांकि आप सत्ता में आने वाले नहीं हो, हम ही रहने वाले, लेकिन फिर भी आपको तो खुश होना चाहिए कि ये आदमियों, जो व्यक्तियों के लिए ना होकर एक जो मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके कंट्रोल में रहेगा ये फंड। तो इस तरह से करके उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस अध्यक्ष उस तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को टारगेट किया। एक और मुद्दा था तमिल भाषा का, तो उन्होंने डीएमके को खुला टारगेट किया कि ये कैसा तुमने भाषा का विवाद चला के रखा है, क्या तुम नहीं चाहते कि तमिल के बच्चे, तमिलियन पढ़े हुए बच्चे गुजरात में भी नौकरी करें, दिल्ली में भी करें, आप भी तो एमपी बन कर आए हो, लोकसभा राज्यसभा में बैठे हो, तो आप क्यों चाहते हो कि आपके बच्चे सिर्फ तमिल ही पढ़े? और अगर आपको इतना ही है तो आप अपनी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जो इंजीनियरिंग के या मेडिकल के, उनको क्यों तमिल में अनुवाद नहीं करते? तो इसका जवाब डीएमके का नहीं दे पाए। और उन्होंने ये कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तमिलनाडु में, जैसा मैंने बंगाल के लिए कहा, ऐसे डीएमके को ये भी चैलेंज दिया कि तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार आएगी तो मेक श्योर करेगी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो सब तमिल में पढ़ाए जाएं। तो ये मुझे लगता है कि आगे तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो उसका जवाब भी अमित शाह ने दिया। उसके अलावा उन्होंने जो नेशनल डिजास्टर फोर्सेज या कुछ एनडीएफसी का कुछ उसकी जो
चर्चा चल रही थी, या सिक्योरिटी फोर्सेस, मुझे याद नहीं उस कौन सा बिल था, लेकिन उस पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने जो कश्मीर में हो रहा है और जो आतंकवादी जहाँ भी एनकाउंटर हो रहा है या मारे जा रहे हैं उनको वहीं दफनाया जा रहा है, उस बात को लेकर कांग्रेस को घेरा कि पहले एनकाउंटर होते थे, जनाजा निकलता था, उनकी ग्लोरीफाई होती थी, उनका महिमा मंडन होता था, कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब भी आतंकवादी जरूर मर रहे हैं, लेकिन जहाँ मर रहे हैं वहीं दफनाए जा रहे हैं। तो उनका इशारा सीधा सीधा कांग्रेस या JNK में जो PDP है या दूसरी पार्टियां जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करती है उनके लिए था। तो दूसरा उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि अभी ड्रग्स क्यों पकड़ी जा रही है, जो भारत के जो बंदरगाह हैं, डॉक्स पर बहुत सारा जो इलीगल ड्रग्स है वो पकड़ा जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा ये तो अच्छी बात है, तो खुश होने की बात है कि ज़्यादा इसलिए पकड़ा जा रहा है कि अब हम सतर्क हैं और हम केसेस रजिस्टर करते हैं और हम पकड़ते हैं और सजा दिलवाते हैं। तो इसके तो ज़्यादा पकड़ने का मतलब है कि अच्छा है, पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज अच्छा काम कर रही है, तो आपके समय तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो इस तरह करके 4 5 या 6 जो मुद्दे इन पर जबरदस्त अमित शाह ने सबको घेरा है और चुन चुन कर जवाब दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने ये निश्चित कर लिया है कि किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं, और फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ। और जब आप पार्लियामेंट में बोलते हो, राज्यसभा में या लोकसभा में, एज ए मिनिस्टर ऑफ होम या एज ए मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो आपकी बात में वजन होता है, क्योंकि आप एविडेंस, फैक्ट्स और सच्चाई और तथ्यों के साथ बोलते हो। जब भी वो अपोजिशन पार्टी या तो वॉकआउट कर रही है या शोर कर रही है, तो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है चेयर से और वो अपनी बात पूरी कह पा रहे हैं अमित शाह। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है जिसमें सच में एक एक जो कार्रवाई चल रही है। हालांकि अपोजिशन पूरी कोशिश करेगी किसी न किसी मुद्दे को ढूंढ के सदन को ना चलने दिया जाए, लेकिन इस समय लगता है सरकार सतर्क है। और अब जो अपोजिशन है वो कितना भी कोशिश कर रही है, लेकिन संसद की जो कार्रवाई है वो रोज चल रही है, रोज बिल पास हो रहे हैं और अच्छे से संसद की कार्रवाई अगर 100% नहीं तो कम से कम 80 से 85% तक तो जरूर चल रही है। और अभी राज्यसभा लोकसभा में जो ओम बिरला है उन्होंने राहुल गांधी को भी एक नसीहत दी कि जो मर्यादा का आचरण करें, संसद की एक मर्यादा होती है। अब वो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या कोई घटना का जिक्र ना करके लीडर ऑफ अपोजिशन को सलाह दी कि आप मर्यादा में रहें, मर्यादा में आचरण करें। तो उसके बाद राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने बोला कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो तो मेरा माइक बंद कर देते हैं। वो उनका रटा रटाया रेट सेम स्टोरी होती है कि मैं बोलना चाहता था, बेरोजगारी पे बोलना चाहता था, मैं महंगाई पे बोलना चाहता था, मेरे को ओम बिरला जी ने नसीहत दी, लेकिन मुझे ये नहीं पूछा गया कि क्या है, कुछ नहीं। तो वो सब बातें चल रही है। तो मुझे लगा कि अमित शाह के बारे में ये जो 3 या 4 दिन में जो भी मेन जो उन्होंने पॉइंट्स बोले वो मैं आपसे शेयर करूं। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप कमेंट करते हैं, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वीडियो मैं और लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।